गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो बेटे रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I आया था, क्लियर है? V अपॉन I रेसिस्टेंस आया था, बताया था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा बेटे, ना RI पे ना V पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसी भी फार्मूले वाले क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट चार फैक्टर्स के ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक्सप्लेन करेंगे बेटे, पहले लिखने का काम है। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। और फोर्थ, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा भाई रेसिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं आपको इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा कैसे बढ़ेगा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बेटे रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ही रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। कंडक्टर की जितनी लंबी लेंथ उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस। बेटे याद करो, हमने एक आपकी स्कूल गैलरी का एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में। उस स्कूल गैलरी के अंदर कंप्लीट गैलरी थी, उस कंप्लीट गैलरी को हमने डबल कर दिया और बच्चे भर दिए। ध्यान से, ये पहले इतनी स्कूल गैलरी थी, यहां पर आयंस एटम्स बॉयज थे, ठीक है। यहां से आप आ रहे थे इलेक्ट्रॉन बनकर, कोलिजन था। बेटे अब ये लेंथ डबल कर दी या लेंथ बढ़ा दी हमने, और ये बॉयज जो आयंस एटम्स का काम कर रहे थे अब वो भी बढ़ेंगे। तो यहां पर लेंथ बढ़ी तो कोलिजन बढ़ा। बेटे कोलिजन बढ़ा तो रेसिस्टेंस क्या हो गया? रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा है बेटे रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमारे पास अगर हम उसी गैलरी को डबल कर दें तो एटम्स को फैलने का, जो एटम्स और आयंस थे मींस जो बच्चे थे उनको फैलने का ज्यादा जगह मिल जाएगी, आपको निकलने की जगह मिल जाएगी। ये यहाँ पर जो एटम्स थे वो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने का थोड़ा पाथ मिल जाएगा, तो कोलिजन कम होगा। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल। बेटे कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। कंडक्टर में रेसिस्टेंस क्या रहेगा? कम रहेगा, और इंसुलेटर में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। बात करते हैं बेटे टेम्परेचर की। तो मेटल्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज, रेसिस्टेंस इंक्रीज। मेटल के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो और अलॉय हो, इन तीनों के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बेटे ये नोट कर लो, ये वैसे 12th क्लास का टॉपिक है, फिर भी आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल में रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और अलॉय में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बेटे? आ गया समझ में रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर वगैरह के ऊपर ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा। अब इसी टॉपिक को हम आगे और पढ़ते हैं। देखो बेटे यहां पर क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं
एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। पहले इसी को करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को मिलाया तो रेसिस्टेंस इज L बाई ए। रेसिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? L बाई ए के इक्वल। यूनिट पढ़ी थी रेसिस्टेंस की, ओम रहेगी। R इज इक्वल टू L बाई ए, लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए फिर से क्या लगाएंगे हम? एक कांस्टेंट L बाई ए, इसको कहते हैं हम रो, RHO, रो। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। पहला क्वेश्चन बेटे मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो रो है, जो रेसिस्टिविटी है, क्या वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगी? क्या वो लेंथ पे डिपेंड करेगी? क्या वो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी? बेटे अगर आपने ये सब टॉपिक किए थे VIR वाला, तो आपका आंसर सीधा सा नो आएगा। नहीं तो आप वैसे ही बैठे हो जैसे थे। इसके लिए आप पिछली वीडियो देखो। तो ये ना रो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ना लेंथ पे, और ना एरिया के ऊपर डिपेंड करने वाली है। और इस रो को क्या कहेंगे? रेसिस्टिविटी। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, बेटे हर एक मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है। कोई भी कंडक्टर हमने लिया जिसकी लेंथ 1 है, जैसे कॉपर लिया, कोई कॉपर का पीस लिया, कॉपर का टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ 1 थी और एरिया 1 मीटर स्क्वायर था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस मोटाई होती है बेटे। जैसे इस मार्कर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस मार्कर का इधर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, जो इसकी मोटाई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L जो है इसकी लेंथ है। तो हमने कॉपर लिया, कॉपर का 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया। कॉपर का दूसरा टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। बेटे दोनों केसेस के अंदर जो हमारा रेसिस्टेंस आएगा वो इक्वल आएगा। और ये जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस इन 1 मीटर लेंथ, एरिया 1 मीटर क्रॉस सेक्शन, इसी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो इसको वर्ड्स में लिखो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की फिक्स होगी, ये ध्यान रखना। स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है किसी कंडक्टर के लिए या इंसुलेटर के लिए। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी किसके इक्वल होगी? रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी किसके इक्वल होगी? रेसिस्टेंस के इक्वल होगी। कब? इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ये कोई भी कंडक्टर था जिसकी लेंथ 1 मीटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 1 मीटर स्क्वायर। ये जितना रेसिस्टेंस, लेंथ कितनी? 1 मीटर। ये टुकड़ा, ये पोर्शन जितना रेसिस्टेंस बनाएगा, उसी को क्या कहते हैं हम? रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी क्या होगी? कोई भी पार्ट लिया जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर। ये जितना रेसिस्टेंस बनाएगा उसको क्या कहते हैं हम? रेसिस्टिविटी कहते हैं। दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटे? रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, दो फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। ना ये लेंथ पे डिपेंड करती, ना ये एरिया पे, ना रेसिस्टेंस पे। ये केवल नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर बेटे ये आप यहां पर लिख सकते हो, मेटल के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। मेटल के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज, रेसिस्टिविटी इंक्रीज। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और अलॉय के अंदर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा?
रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले भी रेसिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा था और रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है भाई, आ गया समझ में? हाँ भाई, सभी को समझ में आ रहा है? तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेसिस्टेंस क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? ये वैल्यू फिक्स होती है एक कंडक्टर के लिए। जैसे कॉपर की रेसिस्टिविटी हमने 10 बना दी, सपोज 10 है, अलग वैल्यू होती है बेटे, सपोज 10 है, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूमेरिकल्स में दी होगी। कॉपर की रेसिस्टिविटी 10 है, हमने कोई दूसरा कॉपर का टुकड़ा लिया, उसकी भी रेसिस्टिविटी कितनी होगी, 10 ही होगी। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? चाहे उसकी कोई भी लेंथ हो, कोई भी एरिया हो, उसकी रेसिस्टिविटी 10 ही रहेगी। बट रेसिस्टेंस लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉपर है, कॉपर की रेसिस्टिविटी चाहे वो किसी भी शेप का हो 10 रहेगी। कोई भी एरिया हो, कोई भी लेंथ हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा कंडक्टर हो, उसकी रेसिस्टिविटी 10 रहेगी। बट रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेसिस्टिविटी एक मटेरियल के साथ रिलेट है। ये किसकी है? मटेरियल की है। जैसे कॉपर की अलग है, सिल्वर की अलग है, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बेटे ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। अगर मेटल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और अलॉय में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। बेटे इसको नोट करो एक बार। नेक्स्ट बेटे रेसिस्टिविटी की यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आएगी, ये इस फार्मूले को देखो बेटे, इस फार्मूले को देखो कैसे बनाई। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम, रो की हमें वैल्यू निकालनी है, यूनिट निकालनी है, लेंथ की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओम मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। क्लियर है? करते हैं, बिता दे बेटे इसको। नेक्स्ट बेटे हम इसके अंदर पढ़ते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, वो किस रिलेशन में बढ़ेगा, वो किस रिलेशन में बढ़ेगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसको बेटे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो समझो पहले इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है भाई। पहले टेम्परेचर T1 था, कोई भी रेसिस्टेंस R1 था, टेम्परेचर T1 रेसिस्टेंस R1। हमने टेम्परेचर T2 किया तो रेसिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। टेम्परेचर T1 पे रेसिस्टेंस R1, T2 पे रेसिस्टेंस R2। तो बेटे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये फार्मूला होता है। आगे चलकर आप इसको और क्लियरली समझोगे। चेंज इन रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा होता है चेंज इन रेसिस्टेंस, ओरिजिनल रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन द टेम्परेचर। यहां देखो बेटे, जो रेसिस्टेंस है ना, वो रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना है, उसी के अकॉर्डिंग घटेगा बढ़ेगा। 10 से 12 हो जाएगा, 10 से 8 हो जाएगा, ठीक है, घटेगा या बढ़ेगा 10 के अकॉर्डिंग। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के। तो यहां से हम आगे चलकर इसको फार्मूला बनाएंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। रेसिस्टेंस कितना चेंज हुआ, R2 माइनस R1,
पहले T1 पे कितना था R1 इनिशियली, फाइनली T2 पर कितना हो जाएगा R2, तो R2 माइनस R1 चेंज इन रेजिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हुआ T2 माइनस T1, दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा। ये किसकी वैल्यू बन जाएगी अल्फा की वैल्यू बन जाएगी। बेटे अल्फा देखो सोचो थोड़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा है मेटल में, R2 ज्यादा है, तो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। अल्फा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, किसके लिए कंडक्टर के लिए। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी किसके लिए इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और अलॉय के लिए। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और अलॉय के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव। ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, अल्फा पॉजिटिव कंडक्टर के लिए, नेगेटिव इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और अलॉय के लिए। क्लियर है, आ गया समझ में भाई। अब इसी से हम बना सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ये क्या हो जाएगा भाई, ये होता है चेंज इन रेसिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। सपोज इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज T1 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी कितनी है ρ1 और T2 पर रेसिस्टिविटी कितनी है ρ2, तो अल्फा किसके इक्वल होगा, अल्फा इज इक्वल टू सेम वही चेंज इन रेसिस्टिविटी कितना आया ρ2 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टिविटी ρ1 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2 माइनस T1। ये फार्मूला अगर मिलता है, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। फिर से बेटे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव किस में रहेगी कंडक्टर में, सेम वही फिनोमिना रहेगा जो रेसिस्टेंस में था, रेसिस्टिविटी के अंदर भी अल्फा कंडक्टर में क्या होगा पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव किस में होगा इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और अलॉय के अंदर। क्लियर है बेटे, आ गया समझ में यहां तक। बेटे पहले इसको रिवाइज करो, इसको अपनी नोटबुक में नोट्स बनाओ, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो वो बताओ, और व्हाट्सएप नंबर आपके पास है बेटे, ठीक है। अगर नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो बेटे ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी प्रॉब्लम भेजो, ठीक है। आई होप बेटे आपके समझ में आया होगा, अदरवाइज आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, ये दूसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और अच्छे से हम ट्राई करेंगे। वैसे ये बेस्ट है मेरी तरफ से, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट और करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप अपना होमवर्क रेगुलरली करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।